A couple of things in terms of improvement. One thing, when you're putting together a business plan, always have a section for a competition analysis. When you are entering a market, what are your competitors? How are they performing? So have a section on that. And secondly, it would be good to, if your financials are a little more realistic, which will happen once you do the competition analysis. ये सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो भी आपने बिजनेस प्लान बनाया ना, उसका आपको बेसिक जो फार्मर लेवल पे जाके थोड़ा क्या फार्मर का प्रॉब्लम है, उसका क्या आपका कॉस्टिंग है, क्या अवेलेबिलिटी है। देखो, आपको लोकली अवेलेबल रिसोर्स के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। जैसे गोट फार्मिंग का किसी ने प्रेजेंटेशन किया, तो उसमें भी आपको है ना पॉइंट टू पॉइंट जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मीट में जाना है, मिल्क में जाना है, पोल्ट्री में भी आपको मीट में जाना है, एग प्रोडक्शन में जाना है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के आपका जो ट्रायल पर्पज है और बिजनेस प्लान है जो कॉमर्शियल, उसको थोड़ा सेग्रीगेट करेंगे, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको 50% आ रही ना, वो 20 से 25 रियलिस्टिक आएगी। आपने जो कॉमर्शियल लेवल पे नहीं किया, इसलिए आपकी प्रॉफिट ज़्यादा है, बाकी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना थोड़ी कम होगी, तो आपको आगे जाके उसके ऊपर ध्यान रखना है। आप सब लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था। 8th और 9th में पढ़ रहे हैं आप, और इतने कॉन्फिडेंटली आपने जो चीज़ प्रेजेंट की है वो बहुत रिमार्केबल है। बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा, कोई भी बिज़नेस हम लोग शुरू करेंगे तो हमें फिनेंस का ज़रूरत होता है। तो आप लोगों को ये आइडिया रहना चाहिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं जो फाइनेंस करते हैं, क्योंकि बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास फिनेंस होना ज़रूरी है। तो आप उसमें थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाएगा, कितना ब्याज लगेगा, ईएमआई कितने का बनेगा, मंथली हमारा जो प्रॉफिट है उससे हम लोग ईएमआई निकाल पाएंगे या नहीं, तो वो सारा चीज़ आप लोग इम्प्रूव जब कीजिएगा। मेरा एक सजेशन है, जब सब लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये ध्यान दें कि फार्मर के क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग ज़्यादातर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या और ऐसे ऐसे नए प्रोजेक्ट सोच रहे हैं जिन जो आज मार्केट में है ही नहीं, लेकिन वो फार्मर के प्रॉब्लम से लिंक नहीं है। अगर वो फार्मर के प्रॉब्लम से लिंक रहेंगे और अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं कि हाँ इससे फार्मर का कोई समस्या ख़त्म होगी या उसका कोई भला होगा, तो और उससे आपको बिजनेस भी होगा, क्योंकि आप सब लोग रूरल एरिया से हैं जहाँ पे फार्मर के साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग बच्चे जो है सब फार्मर फैमिली से हैं। तो उस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे तो शायद ज़्यादा आसान होगा आपको प्रोजेक्ट करने के लिए। क्योंकि अब अगर वुड एप्पल का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। वुड एप्पल मिलेगा कहाँ से, लोगों को आधे लोगों को पता ही नहीं वुड एप्पल का क्या प्रोडक्ट है होता है, तो वो शायद मार्केटिंग करने को भी ज़्यादा कठिन जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट ऐसे हो जो फार्मर की समस्या से जुड़े हो, फार्मर को फ़ायदा करते हो, तो बहुत सी चीज़ें आसान होंगी। सगळ्यांचे बिझनेस प्लॅन चांगले होते खूप. आणि एक सांगावंसं वाटतं की ॲग्रिकल्चर हे खूप वास्ट सेक्टर आहे. आणि आम्ही तरी जोपर्यंत 11वी-12वीला मी गेलो नाही, क्रॉप सायन्स घेतलं नाही, तोपर्यंत मला हे टच पॉईंट्स कधीच मिळाले नाहीत की काय आहे शेती, घरी शेती असूनसुद्धा. पण तुम्ही 8वी-9वीमध्ये असताना हे सगळे पॉईंट्सला टच तरी केलं आहे. एकदा जोरदार टाळ्या तुमच्या एज्युकेटरसाठी. ते 8वी-9वीच्या ह्या एजमध्ये तुम्हाला ॲग्रिकल्चरमध्ये घेऊन आलेत, आणि शुभेच्छा तुम्हाला. दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। सम प्रेजेंटेशन इज़ गुड। तो बच्चों को पता है कि मार्केटिंग के लिए क्या क्या करना है। दो तीन प्रोजेक्ट में मैंने देखा है, ब्रोशर वगैरह उन्होंने बनाया है, प्रोडक्ट अच्छा बनाया है। सो एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब जब भी कोई बिजनेस इनोवेटिव आइडिया जब आप लेते हो, कोई प्रोडक्ट आप जब चूज़ करते हो, तो प्लीज़ आप मार्केट एनालिसिस कीजिए कि सिमिलर प्रोडक्ट क्या क्या है और उससे बेहतर हम क्या बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, छोटी ब्रांड में भी है, बड़ी ब्रांड में भी है। तो प्लीज़ आप वो एक चीज़ कीजिए। दूसरा चीज़, प्रॉपर उसका कॉस्टिंग और उसका टोटल प्रॉफिट कैसे होता है, और नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में आपका गोल क्या है वो बिज़नेस को लेके। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब भी आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, वो भी आपके पास एक आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिल सकता है, गवर्नमेंट से क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है। कुछ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हैं बच्चों ने,
बिजनेस प्लान्स जो दिए हैं अभी करंट जो सिनारियो है उसमें काफ़ी बढ़िया है। एक तो मिलेट्स जो हैं 2023 ईयर को गवर्नमेंट ने मिलेट्स ईयर जाहिर किया हुआ है, तो अच्छा उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं। बाम्बू का जो है यूसेज अभी, क्योंकि अब प्लास्टिक जो है जैसे दीपक जी ने बताया था बहुत ही अभी यूज़ हो रहा है, तो उसका एक अल्टरनेटिव है। तो ये ध्यान में रखिए अभी जो मतलब इको फ्रेंडली एक हमारा जो क्राइटेरिया बिजनेस प्लान, तो अभी हम लोग जो टॉक्सिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको कैसे कम करें और उसको कैसे हम लोग इको फ्रेंडली बनाएं। जो भी ये प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक और केमिकल्स खास करके, उसका यूज़ कैसे कम से कम किया जाए और जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ स्केल पे आप जो बिजनेस प्लान आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल फार्मर के लिए हैं। नंबर ऑफ फार्मर्स मतलब एक पूलिंग कर सकते हैं गांव के अंदर, या फिर थोड़ा स्केल बड़ा है जैसे फैक्ट्री डालनी है आपको, जैसे बायोगैस प्लांट का था, बायोगैस वाला डेयरी फार्मिंग का उन्होंने बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया। तो इंडिविजुअल फार्मर के लिए ये बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई रहेगी। और दूसरा मार्केटिंग का, उसका इलेक्ट्रिसिटी का उसके खुद के लिए बनाना है तो ठीक है, कितना जनरेशन होगा क्या होगा इस सारे पे थोड़ी ध्यान दीजिए। और ख़ास करके मार्केटिंग, फार्मर एक गांव के अंदर अपना होता है फार्म खेत, तो वो सिटी पे उसका मार्केट है या उसके आजू बाजू है और कितने मतलब वो प्रोडक्ट्स कर सकता है और कितने बेच सकता है उस पर थोडा ध्यान दीजिए। आता जे बिझनेस प्लॅन प्रेझेंट केले बरेचसे चांगले होते, खरंच चांगले होते, परंतु ॲज अ स्टुडंट म्हणून जे फलीच्या स्थापनेमागचा जो उद्देश होता, हाऊ टू मेक ॲग्रिकल्चर अट्रॅक्टिव्ह फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ते आपण त्यात बघायला पाहिजे. म्हणजे काय होतं की बरेचसे जे आता जे स्टुडंट्स म्हणा किंवा जे शिकणारे विद्यार्थी आहेत ते शेतीमध्ये यायला नाही म्हणतात किंवा यायची त्यांची इच्छा नसते. परंतु तुम्ही जर आपण जर बघितलं आता तर आपल्या गावामध्येच प्रत्येक गावामध्ये म्हणा किंवा आपल्या आजूबाजूच्या कुठल्याही गावामध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो अडचण आहे ना ती आहे स्किल डेव्हलपमेंट करायची. स्टुडंट्समध्ये सुद्धा किंवा तुमचे जे आईवडील असतील त्यांच्यामध्ये सुद्धा जे स्किल आहे ते त्या प्रमाणात ते डेव्हलप झालेलं नसतं, म्हणून आपल्याला असं वाटतं की आपण मागे राहतो. परंतु तसं नाही. या फलीचा जो उद्देश आहे मला असं वाटतं की स्किल डेव्हलप झाला पाहिजे, आपले जे डोक्याला चालना मिळाली पाहिजे विचार करायची कमीत कमी, की कशा प्रकारे आपण काही गोष्टी करू शकतो. तुम्ही बिझनेस प्लॅन प्रेझेंट केले, सर्वांनी बऱ्याचशा लोकांनी खूप चांगले केले, इनोव्हेटिव्ह होते, काही बरेचसे क्रिएटिव्ह सुद्धा होते, म्हणजे ॲग्रिकल्चरशी रिलेव्हंट होते. प्रेझेंटेशन स्किल खूप चांगलं होतं बऱ्याच लोकांचा, जो ते तुम्ही जे क्वेश्चनला जे आन्सर केले ते खूप चांगलं होतं. त्याचबरोबर काही गोष्टी ज्या मला अशा वाटल्या की ज्यात म्हणजे जे कॉस्टिंग आपण जेव्हा करतो ना त्यावेळेस आता तुम्हाला तेवढा अनुभव नाही समजा, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, परंतु तो अनुभव जनरेट करू शकतो आपण. कॉस्टिंगचे एलिमेंट्स जे काही कंपोनंट्स असतात ना तो अभ्यास करणं आतापासून फार आवश्यक आहे. म्हणजे तुम्हाला काही वर्षानंतर तरी त्याचं डिटेल्स कळेल. जिथे कुठे शक्य असेल, एखादं तर तुमच्या गावामध्ये एक डेअरीवरचं प्रेझेंटेशन होतं, एक मिलेटवरचं प्रेझेंटेशन होतं, तुमचं गोट फार्मचं प्रेझेंटेशन होतं, जेव्हा तुम्हाला सुटे असेल ना तुम्ही तो प्रॅक्टिकल अनुभव घ्यायचा प्रयत्न करा. प्रॅक्टिकल अनुभव आणि त्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट त्यांची समजून घ्या. आपल्याला उन्हाळ्याच्या बऱ्याच सुट्या असते, बऱ्याचदा आपण काय करतो की इकडे तिकडे थोडंफार रिव्हिजन जरी करत असलं की अभ्यास करत नाही, पण मग काही ना काही दुसरे कामं आपले चालू असतात. परंतु त्या वेळेचा जर सदुपयोग केला आणि तुम्ही जर प्रॅक्टिकल जर तुम्ही अनुभव घ्यायचा जर प्रयत्न केला तर तुम्हाला हे पुढच्या दृष्टिकोनातून सोपं जाईल. परंतु बेसिक गोष्ट एक लक्षात ठेवा की विचार कसा करायचा, हाऊ टू कम्युनिकेट, कशा प्रकारे तो प्रॉब्लेम डिफाईन करून त्याचे अल्टरनेटिव्ह कसे शोधायचे हे फार महत्त्वाचं आहे. ते जरी तुम्ही शिकले तरी याचं मला असं वाटतं की फलीचं फलित झालं असं वाटतं. आप लोगों के पास बहुत ज्ञान और जानकारी है बिज़नेस के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में. आप लोग एग्री परिवार से आए, इसलिए आपके पास बहुत फर्स्ट हैंड नॉलेज है, तो ये बहुत अच्छा है. एक फीडबैक की पॉइंट है कि फ़िक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए.
फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का रेशियो मैक्सिमम 60-70% होना चाहिए। इससे ज़्यादा थोड़ा ख़तरनाक है आपके बिजनेस प्लान के लिए, सो प्लीज़ ध्यान दीजिए। और सेंसिटिविटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट प्लीज़ देखिए इन चीज़ों के बारे में। और गोदरेज में हम एक VMC नामक फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं। V यानी वैल्यू प्रोपोजिशन, फ़ायदा क्या है सप्लायर के लिए, कस्टमर के लिए, उन लोग के बिजनेस और इकोनॉमिक्स के बारे में सोचिए। M यानी मार्केट साइज़, गांव का मार्केट साइज़ के बारे में सोचिए। महाराष्ट्र, भारत और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। और C यानी कंपटीशन, फ़र्क क्या है आपके बिजनेस कंपटीशन से, डिफरेंशिएशन क्या है, इसके बारे में प्लीज सोचिए। ओव्हरऑल सगळे बिझनेस आयडियाज पाहता ॲक्च्युली सगळे जे बिझनेस प्लॅन होते ते ॲग्रिकल्चर रिलेटेड किंवा ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शनशी रिलेटेड होते, पण खूप सारे बिझनेस आयडियाज त्यातले रिपीटेड किंवा कॉपीज वाटल्या। त्यामुळे तुम्ही जरी ते बिझनेस आता सध्या तुम्ही मार्केटमध्ये आणत असाल, काही बिझनेस यातले जे मी म्हणतोय की रिपीटेड वाटले, तर ते मार्केटमध्ये येत असताना तुमच्यामध्ये ते वेगळं पण किंवा तुमच्या बिझनेसमध्ये तुमच्या प्रोडक्टमध्ये काय वेगळं पण तुम्ही ठेवू शकता, हे एक मला सांगायचं आहे त्याच्यामध्ये। हे जर तुम्ही गोष्ट लक्षात ठेवली तर ते प्रोडक्टमध्ये आली तुमच्या किंवा बिझनेसमध्ये आली तर बाकीच्या बिझनेसपेक्षा तुमच्या प्रोडक्शनला जास्त मागणी येऊ शकेल। सर्वांनी खूप छान प्रयत्न केले, प्रत्येकांचे प्रयत्न खूप छान होते की मांडणी कमीत कमी आपण शिकलो की एक बिझनेस प्लॅन म्हणजे काय, बिझनेस प्लॅनची कशी मांडणी करायची असते, इथून सुरुवात आहे। आमच्या काळात आम्हाला ते पण माहिती नव्हतं असेल की बिझनेस प्लॅन हा शब्द पण आमच्यासाठी त्या काळी खूप नवीन होता। मला 2-3 सजेशन्स आहेत तुमच्यासाठी की प्रत्येक जवळजवळ 70% प्रेझेंटेशन मी एक गोष्ट पाहिली की गव्हर्नमेंट सबसिडी। तुम्ही कधी पण भविष्यामध्ये गव्हर्नमेंट सबसिडी हा प्रोजेक्ट प्लॅनचा भाग बनवू नका। ते मिळाली तर तुमच्यासाठी बोनस पकडा, पण त्याला प्रोजेक्ट प्लॅनिंगचा किंवा बिझनेस प्लॅनिंगचा त्याच्यामध्ये भाग कधी पकडू नका। दुसरं आहे की काहीचे प्लॅन मी एका दिवसापासून ते एका महिन्यापर्यंत, एका वर्षापर्यंत पाहिले। मी कुणाचाही प्लॅन असं बघितलं की त्याने 5 वर्षाचा केला, तो बिझनेस प्लॅन तुम्ही कमीत कमी 3 वर्ष 5 वर्ष असं केलं तर तुमच्या लक्षात येईल, कारण पहिल्यांदा आपण फुल कॅपॅसिटीने कधी जाऊ शकत नाही, टप्प्याटप्प्यानं आपला प्लॅन वाढत जातो। त्या पद्धतीने तसं तुमचं ते प्लॅनिंग झालं पाहिजेत। आणि शेवटचं एक आहे की म्हणजे आम्ही आमच्या डे टू डे याच्यामध्ये वर्कमध्ये वर्क करत असतो की सॉट अनालिसिस आपण ज्याचं म्हणतो, स्ट्रेंथ आहे, विकनेस आहे, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेट्स, ह्याचं पण आपण थोडंसं काय केलं पाहिजे, ज्यावेळी आपण एखादा बिझनेस प्लॅन बनवतो तर त्याचा अभ्यास आपण काय केला पाहिजे। ओवरऑल वेरी गुड एफर्ट्स। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, जब आप फूड प्रोसेसिंग और एग्री बिजनेस के बारे में कोई प्लान बनाते हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड द फूड लॉज ऑफ द कंट्री। हमारा देश में जो एग्रीकल्चर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट एक कायदा है, उसका पहले आप स्टडी करना, क्योंकि उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी कंप्लायंट विद दैट लॉ, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टडी द लॉ, मगर सिर्फ एक ही लॉ नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। There are 7 or 8 different laws which govern agriculture crops and commodities, मगर हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, शायद और एक दूसरा एक लेक्चर हम करेंगे उसके बारे में, all the laws relating to agriculture and agribusiness। मगर अभी आप फूड लॉज के बारे में ध्यान देना और कंप्लायंस के बारे में ध्यान देना। सेकंड है, मैंने देखा कई प्रेजेंटेशन में शेल्फ लाइफ का जिक्र ज़्यादा हुआ नहीं है। फूड में शेल्फ लाइफ बहुत अहम है, तो उसके बारे में आपको जांच करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। तो सेकंड शेल्फ लाइफ। थर्ड, जो भी फूड प्रोसेसिंग में है, क्या बोलूँ मैं, डोंट टेक योर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फॉर ग्रांटेड। ऐसा नहीं कि हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो रॉ मटेरियल मिलने में भी आपको जोखिम हो सकता है, खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। हाउ डू यू डी रिस्क दैट रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी? थिंक अबाउट इट। सेकेंड वन, डोंट टेक द मार्केट फॉर ग्रांटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैंने एक प्रोडक्ट मैंने बना दिया तो मार्केट में लोग ले लेंगे, यार मेरा बिक जाएगा मार्केट में, ऐसा नहीं होता है।
Okay, so don't take the market for granted, and therefore you must do some test marketing, etc. Okay. और एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. इसमें कहीं प्रेजेंटेशन यहाँ आए जिसका जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स पहले ही है मार्केट में, तो हाउ डिफरेंट इज योर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन काफ़ी अहम है. तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ विल आई डिफरेंशिएट माई प्रोडक्ट. इज इट ऑन क्वालिटी, इज इट ऑन प्राइस, इज इट ऑन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इज इट ऑन पैकेजिंग, इज इट ऑन शेल्फ लाइफ. पता नहीं, देयर आर इसे कहीं तरह के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, मगर आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में. हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर. फिर है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स. फूड प्रोसेसिंग में सरकार का काफ़ी इंसेंटिव्स है, केंद्र सरकार का भी है, शायद राज्य सरकार का भी होगा. उसका आप स्टडी कीजिए और उस जो इंसेंटिव है, जो फ़ायदा है, उसका लाभ उठाइए. एंड लास्ट, मार्केटिंग कम्युनिकेशन. आप प्रोडक्ट तैयार कर दिया, ऐसा नहीं है कि लोग आके लेके जाएंगे. आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा ऐसा प्रोडक्ट है, उसका गुण ये है, तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑल दैट. तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में भी आप सोचिए. बिंग अ सेल्स मॅनेजर इन ॲक्सिस बँक, अगोदर जेव्हा तुम्ही बिझनेस प्लॅन बनवता त्याच्या अगोदर तुम्हाला मार्केटमध्ये ॲनलाईज तुम्ही करण्याचं आहे तुम्हाला, की तुम्ही मार्केटमध्ये जाऊन फीडबॅक घेणे, ॲनलायसिस करणे, तिथून तुम्हाला मार्केटमधनं कॉम्पिटिटर्स काय आपले ते बघणे आणि आपला प्रोडक्ट वेगळ्या प्रोडक्टमधनं युनिक कसं आहे, आपली मोनोपोली मार्केटमध्ये कसं बनेल, तिथून आपल्याला त्या गोष्टींवर फोकस करून मग ते बिझनेस प्लॅन आपल्याला ऑनबोर्ड करायचा. बाकी प्रेझेंटेशन खूप छान होते, 2-3 प्रेझेंटेशन मला खूप आवडले. मी त्याच्यावर विचार करेल इन फ्युचर, पण खूप छान होते. आम्हाला जे तुमचे जजमेंटचे क्रायटेरिया, इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रॉब्लेम ॲड्रेस्ड, ह्याच्यामध्ये मला जास्त काही आज दिसलं नाही. मतलब इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रॉब्लेम्स. आजकाल काय असतं, हां, पराली बर्निंग इज वन बिग प्रॉब्लेम. येस, ओके, ते ॲड्रेस झालं होतं. दॅट्स व्हेरी नाईसली हँडल्ड. तर त्याच्याबद्दल पण तुम्ही खूप मुलांनी विचार केला पाहिजे. आणि आपले नॅचरल रिसोर्सेस आहे ते फास्ट डिप्लिटिंग आहेत, है ना. तर पाण्याबद्दल किंवा हाऊ ॲग्रिकल्चर इम्प्रूव्ह करता येईल विथ मिनिमम वॉटर अँड मॅक्सिमम आउटपुट, है ना. याच्याबद्दल तुम्ही इथे बघितलंच असेल ना कालच्या राऊंडमध्ये, कसं आपण वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने इनोव्हेशन्सनी आपण ॲग्रिकल्चरल हे करू शकतो. अबाउट युअर प्लॅन्स, अभी तुम्ही खूप छोटे आहात. प्लॅन्स आर गुड, बट टू पुट इन टू प्रॅक्टिस खूप एक रिसर्च करावा लागतो, एक्सपिरियन्स असावा लागतो. आणि त्या बिझनेस स्टार्ट करायच्या आधी त्या बिझनेसमध्ये थोडं त्याच्यात एक्सपिरियन्स घेणं फार जरुरी असतं. सबसे पहले तो ये मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, खासतौर से बच्चों के लिए नए इनोवेशंस, आइडिया, नए लीडर्स कैसे मार्केट में आएंगे और कैसे एग्रीकल्चर को आगे ले जाएंगे. तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. उसके बाद मैं बहुत आश्चर्यजनक भी हूँ कि आपके इस लेवल पे, इस छोटी क्लासेस में होने के बावजूद भी आप लोगों ने जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एग्रीकल्चर को टच किया है, जिसको कि आपने बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए अपने जो आइडियाज और जो कोशिश की है वो बहुत ही कमांडेबल है. आप पर्टिकुलर अगर हम अभी आज के विषय के बारे में बात करें, जितने भी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए वो काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ बीच में इतने अच्छे हैं कि जिसमें हमको भी मार्क्स करने में और जजमेंट करने में भी काफ़ी दुविधा हो रही थी कि उसको नेक टू नेक कंपटीशन में कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि लग रहे थे कि किसको हम मार्क्स कितने दें, किसको मार्क्स कितने दें. एनीवे, ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. अभी क्योंकि
ये जो भी प्रेजेंटेशन है कुछ आपने कंसेप्ट के फॉर्म में है, कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, बट अभी भी आप लोगों के अभी छोटे स्तर से कोई बड़े स्केल पे ले जाने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए आपको जो अपार्ट फ्रॉम जो आप इनपुट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको, लेकिन क्योंकि अपन व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको आपको मार्केट से जोड़ना पड़ेगा, एंड कंज्यूमर से जोड़ना पड़ेगा, और उसको एक बोलते हैं कि बनिए के दिमाग से सोचना पड़ेगा। एक खेती के दिमाग से सोचो, पर एक बनिया वाले दिमाग से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, और फिर आपको अपने दोनों चीजों को लिंक करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो एग्रीकल्चर लाइन में हमेशा एक चैलेंज रहा है, हमारे पास अच्छे से कंसेप्ट आते हैं, अच्छी चीजें आती है मार्केट में, उसकी जगह भी होती है, लेकिन उसको हर चीज को किस तरह से मार्केट में प्लेस करना है, आपका जो कस्टमर बेस कहाँ होगा, आपको वो शहर की मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट को पिच करना है कि आपको रूरल मार्केट में ज्यादा पिच करना है। जैसे नए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आजकल नई नई चीजें इमर्ज हो रही है, लोगों की जिस हिसाब से वेल्थ बढ़ रही है, लोगों की खर्चे करने की पावर बढ़ रही है, उस हिसाब से लोगों को हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो कुछ आपके प्रोडक्ट उन्हें हेल्थ इश्यूज को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ इश्यूज किस टाइप की चीज में ज्यादा बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से उसको आपको प्लेस करना है, कौन से आपके ऑडियंस कस्टमर हैं, वो उनको आपको किस तरह से टैप करना है। और हाँ, दूसरा एक और मैं चीज पर जोड़ दूंगा, डिजिटलाइजेशन पे, जिसमें कि आप जो भी प्रोडक्ट को ला रहे हैं मार्केट में, उसको आप किसी भी माध्यम से, बहुत सारे माध्यम आप वो यूज करते हो, तो मैंने देखा कुछ बच्चों ने काफी अच्छी तरह से मेंशन किया था ट्विटर के बारे में और व्हाट्सएप के बारे में, तो उस पर भी आप एक अपना बिजनेस अकाउंट बना करके और उस माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट को जरूर पॉपुलराइज करिए, उससे काफी पॉपुलैरिटी मिलती है, और जिस स्केल पे काम कर रहे हैं उसमें आपको उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी मेंटेन रहती है। कमर्शियल आप लेके जाएंगे, थ्रू चैनल में जाएंगे, कोई किसी प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, या आप किसी मार्केटिंग एजेंसी की हेल्प लेंगे फर्दर, या किसी बीच में कोई एजेंसी या ब्रोकर को यूज करेंगे, उसमें आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे आपको उनकी फीस भी देनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट अपनी मार्केट में जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं, तो आप सीधा एंड कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ आपके प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे होते हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, सभी ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। थैंक यू सर। नेक्स्ट मोहन सर बोल रहे सही बात बताइए, कुछ पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको भविष्य में और काम आएंगे। मैं समझता हूँ ये आपका शायद से पहली बार होगा कि आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है, मैं खाली इतना कहूँगा। तो कुछ चीज़ें खाली नोट कीजिए कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, कि जिसके या फिर स्टूडेंट की जिसको भी आप प्रेजेंट कर रहे हो आंखें चुरा के बात मत कीजिए, ये चीज़ है खाली। और दूसरी चीज़ प्रेजेंटेशन वाइज कि काफ़ी जब भी आप प्रेजेंट कर रहे थे आपके फॉन्ट्स जो थे वो काफ़ी छोटे थे, वो रीडेबल नहीं थे, तो आप एक साथ अगर सब कुछ बोल जाएंगे कि इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट है, इतना सेल्स है, तो हमारे लिए सब कुछ नोट डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल है, जितनी भी स्पेस बच रही है उसमें बड़े अक्षरों में खाली इतना लिखिए, ये मार्केट साइज है, ये हमारा सेल्स पोटेंशियल है, ये कॉस्ट है और इतना प्रॉफिट है। ये चार ही चीज सब लोग देखते हैं पहले। जैसे कि अमित सर ने बोला, बनने की दिमाग से सोच, कितना बिकेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, खाली इसी से सब लोग को मतलब, या बड़े अक्षरों में दिखा दीजिए, ठीक है, ये एक चीज। और मार्केट साइज के बारे में सोचिए। एक एग्जांपल देता हूँ, हनी टी का किसी ने प्रेजेंट किया था, तो आप ये बताइए कि इंडिया का प्रोडक्शन कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगी। प्रोडक्शन कितना है, कंजम्पशन डिमांड कितना है और गैप कितना है, जिसको हम भर सकते हैं। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी गैप को फिल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट? तो आप ये बताइए कि किस गैप को हम फिल करने की कोशिश करें, तो उससे आपका पोटेंशियल दिखेगा बिजनेस का। ये कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी आपके पास बहुत अच्छी है, हमारे जनरेशन में ये नहीं थी सुविधा उपलब्ध जो आपके पास है। इसका भरपूर उपयोग कीजिए, अपने प्रेजेंटेशन को और अपने बिझनेस सोच को और आगे ले जाइए। आज खरोखरच तुम्ही छान प्रेझेंटेशन केलंय. जास्त करून 99% मुलीच होत्या प्रेझेंट करायला. मुलं नाहीच आहे इथे, फार कमी संख्या, 2-3 मुलं दिसत आहेत.
तर प्रेझेंट करताना तुम्ही जसे यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे तुम्ही इंट्रोडक्शन थोडीशी द्यायला पाहिजे. तुम्ही एकसारखं चालू होऊन जातात नॉन स्टॉप काही काही मुली की म्हणजे शेवटपर्यंत ऐकत राहतो की काय बोलताय. थोडंसं थांबायचं, इंट्रोडक्शन द्यायची, त्याचं महत्व सांगायचं काय आहे आणि त्याला शेतीशी जोडायचं. कारण तुमचं जे 8वी-9वीच्या मुली तुम्ही सर्व मुलं आहे तुम्हाला शेतीशी जोडलेलं आहे. तर आपल्या शेतीविषयी काही सांगायचं की आपल्याकडे घरी शेती आहे, तुम्ही घरी एक केलेलं आहे, मी हे पाहिलेलं आहे, आम्ही विचारतो तेव्हा तुम्ही सांगता. मग हळूच सांगतात की नाही आम्ही डायरेक्ट आणलेलं आहे. तर तुम्हाला ते माहिती पाहिजे जे काही वस्तू तुम्ही करताय ते तुमच्या घरी आई वडील करताय, शेती करताय, आम्ही शेतात जातोय, आम्ही ते प्रोड्यूस करताय. आता राजगिरा प्रत्येकाच्या घरी होतो, शेतामध्ये प्रत्येक जण एक एक तास राजगिरा लावतो. अनिबीचा आहे, अनिबी आपण गोळा करतो. ते यांनी प्रश्न विचारला होता नेक्टरचा, पोलनचा. म्हणजे एका त्याच्यात असलं तर सूर्यफुलाचं अनिबी मिळतं, तिकडे असलं तर आपल्याकडे असलं तर निंबाचं अनिबी मिळतं. फ्लावर ज्याचं असेल त्याप्रमाणे ते अनिबी मिळतं. असं ते तुम्हाला थोडंसं त्याचा अभ्यास करायचा. नाही सर्व नेटवर अवेलेबल आहे. तुम्हाला जरी तुमच्या एज्युकेटरने तुमचं कमी जास्त असेल तर सर्व नेटवर आहे. आपला जो प्रोजेक्ट आहे तो नेटवर सर्व बघून त्याचं काय काय महत्व आहे, इंट्रोडक्शन, भारतात किती होतं, महाराष्ट्रात किती होतं, आपल्या जिल्ह्यात किती होतं, हे सर्व त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. पण तुम्ही या वयामध्ये खूपच छान प्रेझेंटेशन केलं आणि खूप छान हे केलं. आम्हाला ते माहिती नव्हतं, आम्ही त्याची शिकलो आहे. त्यामध्ये मी एकच तुम्हाला सांगू शकेल की तुम्ही प्रोडक्ट बनवण्यासाठीच्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी जुळवून आणलेल्या आहेत. इथून पुढे फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्याला मार्केटिंग कशी करायची हे तुम्ही त्याच्यावरती जास्तीत जास्त भर द्या. म्हणजे तुम्हाला जर फ्युचरमध्ये एंटरप्रेन्युअर जर व्हायचं असेल आणि तुम्हाला या पद्धतीने जर पुढे जायचं असेल तर मार्केटिंगद्वारे किंवा मला लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं याच्यावरती फक्त भर द्या. तुम्ही एक सक्सेसफुल भविष्यामध्ये एक बिझनेसमॅन किंवा बिझनेस वुमन असणार आहात याची मी तुम्हाला खात्री देतो. मी अजय तुरमने, बेसिकली मी टाटा केमिकल सोसायटी फॉर रुरल डेव्हलपमेंट मधून आलोय. रॅलीज आणि टाटा केमिकल्स अंतर्गत आम्ही फार्मरचे प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करू यावरती काम करतोय. जसं मॅडम बोलल्या की कुठं तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये दिसलं नाही की तुम्ही फार्मरचे प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करताय. तर ती एक काळाची गरज आहे की कोणताही बिझनेस प्लॅन तुम्ही करताय तर तिथे तुम्ही फार्मरला कशी मदत करू शकाल, त्याचे 2 पैसे तुम्ही कसे वाढवू शकाल याच्याकडे बघितलं पाहिजे. जे आपण म्हणतो सस्टेनेबल इन्कम आपण फार्मरला कसा देऊ शकू हे आपण कुठेतरी फोकस केलं पाहिजे. बाकी तुम्ही आता ज्या एज मध्ये आहात तुम्ही ऍक्च्युली फार अहेड आहात. ज्यावेळेस आम्ही ऍग्रिकल्चर रिलेटेड स्टडीज वगैरे करायचो तर ग्रॅज्युएशन पासून आम्ही स्टार्ट केलं बीएससी ऍग्रिकल्चर वगैरे, ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट. यातून आम्हाला शिकायला मिळालं की ऍग्रिकल्चर काय आहे, ऍग्री बिझनेस मॅनेजमेंट कशाला म्हणतात. पण एक 8वी-9वीच्या क्लासमध्ये तुम्ही एवढं चांगलं तुम्हाला समजतंय की ऍग्री बिझनेस कसा केला पाहिजे, त्याचे PNL तुम्ही काढताय तर खूप खूप मोठी गोष्ट आहे. तुमचे काही अल्युमिनायसला पण आम्ही भेटलोय की माझं 2nd इयर आहे खालीला येण्याचं. तर 2018चा तुमचा एक अल्युमिनाय आहे, खूप चांगला व्हेंचर त्यांनी स्वतः इस्टॅब्लिश केलंय. ऍज अ रॅलीज आम्ही त्याला थोडं फंडिंग पण केलंय. तर असंच तुमच्याकडनं पण आम्ही अपेक्षा करतो की तुम्ही तुमचं व्हेंचर कुठेतरी भविष्यात पुढे घेऊन जा. छोटी छोटी बातें मिलके बड़ी बात होती है और बड़ी बात कभी छोटी नहीं होती. ये सोच में रखना पड़ेगा. जितना नया सोचोगे उतना नया आइडिया आएगा. 5 शब्द है इंग्लिश में, वो सोचते जाइए नया आइडिया आते जाएंगे. व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, बस कुछ नया मिल जाएगा आपको. आज वंडरफुल जॉब है आपने किया है. दूसरा मैं एक फली को भी बताऊंगा कि अभी उन्होंने आइडिया शेयर किया तो उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको कैसे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो हमको सोचना पड़ेगा सभी को. दूसरा जो हम सबको जो भी नया कुछ करना है पहले कस्टमर की शूज में हमारा पांव डालना पड़ेगा. कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी है, फार्मर है, कोई भी कस्टमर है,
तो उसके पैर में हम, उसके पाँव में, उसके शूज में हमारा पाँव डालेंगे तो पता चलेगा कस्टमर एज ए कस्टमर हमको क्या चाहिए, तो वो सोचना पड़ेगा। एक बढ़िया एक प्रेजेंटेशन था, उसमें मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। अभी अहमदाबाद गया था मैडम, तो अभी पेपर कप और प्लास्टिक कप बांध हो गए हैं, मिल नहीं रहे। तो जो बंदा चाय की किटली वाला था, उसने जो कप दिया ना, तो बिस्किट का होता है ना वो कप था, चाय पियो बाद में खा जाओ। इतना बड़ा नए नए आइडिया आ रहे हैं, वो छोटे छोटे आइडिया बाद में बड़ा स्टार्टअप बनता है। तो फिर से आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। आपको देखने का, आपको सुनने का, आपको परखने का मौका मिला। बहुत कंपटीशन थी, फिर भी मेहनत की। आपको सभी को धन्यवाद।